गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और साथ में ही विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी जब अब विभिन्न प्रकार की जो रिक्रूटमेंट आएगी तो उनकी भी आप तैयारी है वो जमकर कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारी जो ये आज की क्लास है वो BA फाइनल ईयर पोल साइंस की IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन की है हमारी क्लास है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, जिसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस जब संगठन की शुरुआत हुई उस समय 7 देश थे, हम पढ़ चुके हैं। वर्तमान में इसमें 8 देश है। 8वां कौन सा है? अफगानिस्तान है। कब बना? 2007 में बना। इसके 3 सम्मेलन भारत में हो चुके हैं, दूसरा 8वां 14वां। तो इन चीज़ों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम, हालांकि इसकी जो शिखर सम्मेलन है इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो इसकी प्रमुख जो संस्थाएं हैं, सार्क का जो चार्टर है जो ढाका घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया था, इसमें 10 अनुच्छेद या धाराएं हैं। कितने अनुच्छेद है? 10 अनुच्छेद या धाराएं, जिसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1 में क्या पढ़े थे? उद्देश्य पढ़े थे। नंबर 2 में क्या पढ़े थे? सिद्धांत पढ़े थे। नंबर 3 में इसकी क्या है? शिखर सम्मेलन है। तो इनकी हम शिखर सम्मेलन की चर्चा कर चुके हैं कि पहला ढाका बांग्लादेश में हुआ था, दूसरा भारत में हुआ था, तीसरा काठमांडू नेपाल में हुआ था। इसका जो 18वां सम्मेलन है वो काठमांडू नेपाल में हुआ था। 19वां पाकिस्तान में प्रस्तावित था, जो उरी हमले के कारण नहीं हो पाया। इन सारी बातों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो है हमारी जो ये क्लास है इस सार्क का जो चार्टर है इसमें निम्न संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। शिखर सम्मेलन की हम चर्चा कर चुके हैं। इसके मंत्री परिषद है, स्थायी समिति है, तकनीकी समितियां हैं, कार्यकारी समिति है, सचिवालय सेक्रेटरीट है और वित्तीय प्रावधान है। इनकी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे आज। अब सबसे पहले मंत्री परिषद सार्क के जो अनुच्छेद 4 है उसके अनुसार ये सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। अनुच्छेद जो 4 है सार्क में अनुच्छेद है वो कितने हैं? 10 अनुच्छेद है। उसके अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 1 में उद्देश्य, अनुच्छेद 2 में सिद्धांत, अनुच्छेद 3 में इसके शिखर सम्मेलन जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, अनुच्छेद 4 में इसकी मंत्री परिषद है और इसके जो सदस्य देश है उनके जो मंत्री है विदेश मंत्री, उनकी क्या होती है? एक संस्था होती है। अनुच्छेद 4 में ये सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है और अपने विदेश मंत्री भारत के कौन है? एस जयशंकर है। अभी इसकी विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता हो कभी भी बुलाई जा सकती है, परंतु 6 माह में इस मंत्री परिषद की पूछ ले। सार्क की बैठक है वो प्रतिवर्ष एक बैठक होती है, इस बात का ध्यान रखना। पर इसकी जो मंत्री परिषद है इसमें इसके जो सदस्य देश है 8 वर्तमान में अफगानिस्तान के मिलने के बाद में, और 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप के थे। हमने पढ़ा था जब स्थापना हुई थी 6, और एक जो देश कौन सा? एक जो देश मालदीव वो भारतीय उपमहाद्वीप का नहीं है। तो इसमें इसके विदेश मंत्री है, इनकी है वो आवश्यकता अनुसार वैसे बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है। और जो इसकी बैठक है वो लगभग 6 माह में एक बैठक होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसकी बैठक है वो आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती है, परंतु 6 माह में एक बैठक होना आवश्यक है। इसके कार्य है संघ की नीति निर्धारित करना। इसके कार्य है कि भाई संघ की, इसके प्रमुख कार्य है संघ की नीति निर्धारित करना। संघ है वो ये सहयोग संगठन है, ये किस प्रकार से कार्य करेगा, इस प्रकार की नीतियों का कार्य कौन करता है? मंत्री परिषद करती है। कौन करता है? मंत्री परिषद करती है। संघ की नीति निर्धारित करना, सामान्य हित के मुद्दों के बारे में कार्य करना, सहयोग के नए क्षेत्र खोजना आदि। दूसरी है स्थायी समिति। स्थायी समिति है ये सार्क के चार्टर अनुच्छेद 5 में किसकी चर्चा की गई है? स्थायी इसकी समिति की चर्चा की गई है। स्थायी समिति अनुच्छेद 5 के अनुसार ये सदस्य देशों के सचिवों की समिति है। सदस्य देशों के जो सचिव होते हैं, सदस्य देशों के सचिवों की जो समिति है उससे क्या कहते हैं? स्थायी समिति कहते हैं। सदस्य देशों के सचिवों की समिति है। इसकी बैठक की आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती है, परंतु वर्ष में इसकी बैठक भी आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है, परंतु एक वर्ष में एक बैठक होना आवश्यक है। सार्क की बैठक भी प्रतिवर्ष एक होती है। मंत्री परिषद की बैठक है वो 6 माह में एक होती है। और इसकी जो ये स्थायी समिति है इसमें जो इसके सचिव होते हैं और इनकी बैठक है वो एक वर्ष में आवश्यकता अनुसार वैसे कभी भी बुलाई जा सकती है, परंतु एक वर्ष में एक बैठक होना अनिवार्य है।
इसके प्रमुख कार्य है सहयोग के कार्यक्रमों का मॉनिटर करना। इसके जो स्थायी समिति इसके कार्यक्रम क्या है, सहयोग के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को क्या करना, मॉनिटर करना। सहयोग के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना, अध्ययन के आधार पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना और अध्ययन के आधार पर सहयोग के जो नए क्षेत्र है उनकी क्या करना, पहचान करना। अगला जो है तकनीकी समितियाँ। तकनीकी समितियाँ इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 6 में की गई है। तकनीकी समितियाँ और तकनीकी समितियाँ हैं उनकी साख के जो चार्टर का अनुच्छेद 6 है उसमें तकनीकी समितियाँ हैं उसकी व्यवस्था की गई है। इनमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं और इसमें सभी जो सदस्य देश है उनके क्या होते हैं, जो 8 देश है इसके, और इन 8 देशों के क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। किसमें, तकनीकी समितियों में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने, उनमें समन्वय पैदा करने और उन्हें मॉनिटर करने के लिए उत्तरदायी है। ये स्वीकृत क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र और संभावनाओं का पता लगाती है। अगली है वो कार्यकारी समिति, और कार्यकारी समिति वो सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 7 में है। 10 अनुच्छेद है पूरा। पहला है जिसमें क्या है, सार्क के उद्देश्य है। अनुच्छेद 2 में सार्क के सिद्धांत है। अनुच्छेद 3 में सार्क के शिखर सम्मेलन है। अनुच्छेद 4 में सार्क की जो मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 5 में स्थायी समिति थी इसकी। अनुच्छेद 6 में इसकी तकनीकी समितियाँ और अनुच्छेद 7 में इसकी क्या है, कार्यकारी समिति है। अनुच्छेद 7 में कार्यकारी समिति की व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना स्थायी समिति के द्वारा, और इसकी जो कार्यकारी समिति है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, इसकी स्थापना स्थायी समिति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, स्थायी समिति के द्वारा की जाती है। अगला है जो सचिवालय, और अनुच्छेद 8 में सचिवालय है जो कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। तो इसका सचिवालय ये कब बनाया गया, दूसरा जो सम्मेलन हुआ था बेंगलोर भारत में, उसमें सहमति बनी थी और ये 16 जनवरी 1987 को बनाया था और 17 जनवरी से कार्य करने लगा था। तो सचिवालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 8 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 8 में है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका तो सारे का इसका सचिवालय कहाँ है, तो सचिवालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन बेंगलोर के बाद इसकी स्थापना है। दूसरा सार्क सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, बेंगलोर भारत में। भारत में आज तक कितने हुए हैं, दूसरा 8वां और 14वां। दूसरा है वो बेंगलोर में हुआ था, राजीव गांधी इसमें प्रधानमंत्री थे। 8वां और 14वां दोनों कब हुए, नई दिल्ली में हुए। ये 1995 में, 8वां है 1995 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और ये जो 14वां है ये 2007 में कौन थे, मनमोहन सिंह थे। और इसी में अफगानिस्तान को क्या बनाया था, 8वां सदस्य बनाया था। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बेंगलोर में जो दूसरा सम्मेलन हुआ था सार्क का, उसमें इस बात की सहमति बनी कि सार्क का एक सचिवालय सेक्रेटरीट होना चाहिए और वो कहाँ होगा, काठमांडू नेपाल में होगा। ये बात किस अनुच्छेद में की गई, अनुच्छेद 8 में की गई है। और फिर अगला जो तीसरा सम्मेलन वो कहाँ पर हुआ था, काठमांडू नेपाल में हुआ था। और ये 16 जनवरी 1987 की सचिवालय की स्थापना हुई और 17 जनवरी से ये क्या करने लगे, कार्य करने लगे। तो इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन बेंगलोर के बाद 16 जनवरी 1987 को की गई। 17 जनवरी 1987 से काठमांडू सचिवालय ने कार्य करना शुरू कर दिया। महासचिव का, और इसका जो महासचिव होता है उस महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, महासचिव है इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है। महासचिव है, महासचिव का कार्यकाल है वो 2 वर्ष होता है। तथा महासचिव का पद सदस्य जो देश है उसमें बारी बारी घूमता रहता है। इस बार भारत के पास जहाँ इसे सम्मेलन होता है ना, उस देश के पास होता है, बारी बारी आता रहता है। प्रत्येक सदस्य अपनी बारी आने पर किसी व्यक्ति को नामजद करता है जिसे सार्क मंत्रिपरिषद नियुक्त कर देती है। सार्क सचिवालय को 7 भागों में विभक्त किया गया और सार्क जो सचिवालय है इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, 7 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है, सार्क सचिवालय को पूछ ले कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो कितने भागों में विभक्त किया गया है, 7 भागों में विभक्त किया गया है। और प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को, और प्रत्येक जो 7 भाग है इसके प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, निदेशक कहते हैं। प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, निदेशक कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। काठमांडू स्थित सार्क सचिवालय ने वर्ष 2003 में श्रीलंका में एक सांस्कृतिक केंद्र 2003 में एक सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर, श्रीलंका के ढाका में
काठमांडू स्थित सार्क सचिवालय ने वर्ष 2003 में श्रीलंका में एक सांस्कृतिक केंद्र और मालदीव में तटीय प्रबंधन केंद्र और तटीय मालदीव द्वीपीय देश है, समुद्री देश है, तो तटीय प्रबंधन देश है वो, ये तटीय प्रबंधन क्षेत्र है वो कहाँ पर, मालदीव में। किसने इसकी स्थापना की, सार्क के सचिवालय ने इसकी स्थापना की। दक्षिणी एशिया के देशों के बीच विकास एवं सहयोग गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक सार्क के 5 केंद्र खोले जा चुके हैं। ढाका में कृषि व मौसम विज्ञान पर शोध के लिए 2 अलग अलग केंद्रों की स्थापना की गई है, जबकि दिल्ली में सार्क का एक क्या किया गया है, शोध केंद्र वो स्थापित किया गया है। अगला जो है वो है इसका वित्तीय प्रावधान। सार्क को चलाने के लिए जो वित्त है, जो ऋण है, जो पैसा है वो कैसे आएगा, उसका कौन सा देश है, उसका कितना हिस्सा होगा, इस बात की चर्चा की गई है। वित्तीय प्रावधान सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य के अंशदान को, प्रत्येक जो सदस्य देश है, 8 सदस्य देश है, तो उनके अंशदान को क्या रखा गया है, ऐच्छिक रखा गया है कि ये इन्हीं का, जो ये 8 देश है दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, इन्हीं का है, तो ये क्या देंगे, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें अंशदान देंगे। कार्यक्रमों के व्यय को सदस्य देशों में बांटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिश का सहारा लिया जाता है। भाई कोई भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें जो व्यय राशि हुई या खर्च हुआ, उस खर्च को किस प्रकार से है वो बांटेंगे, तो ये काम कौन करेगी, तकनीकी समिति करेगी, जिसकी चर्चा किस अनुच्छेद 6 में की गई है और जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों के अंशदान को है वो, जिसमें सबसे अधिक पूछ ले, सार्क में सबसे अधिक अंशदान किस देश का है, तो भारत का है। सार्क जो संगठन है उसमें सबसे अधिक जो अंशदान है वो किस देश का है, तो किस देश का है, भारत का है, इस बात का ध्यान रखना है। और भारत के बाद में किस देश का है, पाकिस्तान का है, कितना, 25%। सबसे अधिक भारत का पूछ ले, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर वाला यूनिवर्सिटीज एग्जाम में कि सार्क जो ये संगठन है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है सार्क, इसमें सबसे अधिक अंशदान है कौन सा देश देता है, तो वे कौन सा देश खर्च करता है, तो कौन सा देश है, भारत, कितने, 32%। उसके बाद में कौन से 2 देश, तो पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका, तीनों ही कितना, 11%। तीनों ही देश, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, तीनों ही बराबर 11%। और भूटान और मालदीव, भूटान व मालदीव दोनों ही कितना, 5%। इस प्रकार ये व्यय में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क है, इसकी जो संस्थाएं हैं विभिन्न, मंत्री परिषद, शिखर सम्मेलन है, इसकी हम चर्चा कर चुके थे, मंत्री परिषद है, स्थायी समिति है, तकनीकी समिति है, कार्यकारी समिति है, सचिवालय है और वित्तीय प्रावधान है। इनकी हम जो 7 ये संस्थाएं उनकी क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम है वहाँ से क्वेश्चन निकलता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा और इसको नोट्स बनाकर अच्छी तरह से तैयार कर लेना। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।